हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को मोशन कराया था। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर थे। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर क्या पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल तक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा होता था उसके लिए हमने रेडियस के लिए, टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कुछ डेरिवेशन किए थे या कुछ फॉर्मूले निकाले थे। वो फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे रेडियस की बात करते हैं, रेडियस आर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, या फिर आर को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू बी। पी क्या इसका मोमेंटम हो जाता था। और हम आर को क्या लिख पाते थे, पी इक्वल रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू। और हम आर को क्या लिख पाते थे, आर इक्वल टू रूट के अंदर 2m कैपिटल वी, ये वी क्या है, पोटेंशियल है, अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ये हम रेडियस के फॉर्मूले कुछ निकाले थे। हमने टाइम पीरियड निकाला था इसका, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है, मास पर, चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। ये इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी एफ कितना, क्यू बी अपॉन 2πm। तो ये हमने फॉर्मूले कल पढ़े थे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। हाँ, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, अगर आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो उसका क्यू और मास क्या रहेगा, सेम। पार्टिकल क्या आइडेंटिकल है, मतलब दो पार्टिकल हैं तो दोनों पार्टिकल का चार्ज सेम है, दोनों पार्टिकल के मास सेम है। मूविंग इन सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या है, सेम है। बी भी क्या है, सेम है, विद डिफरेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी क्या डिफरेंट है, फर्स्ट में क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी। अगर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी अगर हम रेडियस की बात करें, आर कितना, एम वी अपॉन क्यू बी। आर क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। मास क्यू और बी ये तीनों चीजें सेम है। तो यहां से रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम करेंगे रेडियस कम हो जाएगी। हमें यहां से एक चीज पता है, क्यू एम अपॉन क्यू बी क्या है, कांस्टेंट है। एम अपॉन क्यू बी क्या है, कांस्टेंट है। या एम अपॉन क्यू बी निकालें तो आर अपॉन वी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आर अपॉन वी ये भी क्या है, कांस्टेंट। आर अपॉन वी ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने रेडियस की बात कर ली, रेडियस के साथ साथ इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। इसका बात करूँ किसकी, टी की, तो टी होता है कितना, 2πm अपॉन क्यू बी। क्या देखो, एम सेम है, क्यू सेम है और बी सेम है। जो टाइम पीरियड एम, क्यू और बी पर डिपेंड करता है। डिफरेंट वेलोसिटी हो तब भी टी क्या रहेगा, सेम। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, सेकंड दिया हुआ है डिफरेंट मोमेंटम। सेकंड में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट मोमेंटम। डिफरेंट मोमेंटम मतलब पी क्या है, डिफरेंट। रेडियस की बात करेंगे, आर कितना, पी अपॉन क्यू बी होता है। आर कितना, पी अपॉन क्यू बी होता है। तो ये इसकी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, पी के, ठीक है ना। इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टी होता है कितना, 2πm अपॉन कितना, क्यू बी। टी कितना होता है, 2πm अपॉन क्यू बी। तो m और क्यू बी सेम है तो इस कंडीशन में भी टी क्या रहेगा, सेम। डिफरेंट मोमेंटम होगा तब भी टाइम पीरियड क्या है, सेम। कब, जब आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, सेम। थर्ड इसमें दिया हुआ है क्या,
डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अगर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है तो इसकी रेडियस हो जाएगी कितना, आर इक्वल टू रूट के अंदर 2m/k/qb। तो मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी या फिर किसके, के। ठीक है ना। और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट के अंदर के। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रूट दिया हो तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के। और टी की बात करेंगे तो टी के लिए अगेन क्या है, 2πm/qb। मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही अगर सेम है तो यहाँ से टी भी क्या रहेगा, सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है एक्सेलरेटेड डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल के लिए अगर रेडियस की बात करें तो आर होता है कितना, रूट के अंदर 2mv/qb²। 2mv/qb²। v क्या है, पोटेंशियल है। तो जैसे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट के v की। टाइम पीरियड की बात करें, t इक्वल टू 2πm/qb। तो t क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं, इसका मतलब क्या है कि Q एंड M सेम नहीं है। ठीक है ना, आर नॉट सेम। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल तो चार्ज और मास दोनों पार्टिकल पर अलग अलग हो सकते हैं। इन सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मतलब बी क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, विद सेम वेलोसिटी। फर्स्ट में क्या दिया है, वेलोसिटी सेम। फर्स्ट में क्या दिया, वेलोसिटी सेम दिया हुआ है। तो इसकी रेडियस क्या है, mv/qb। अब वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यहां से r ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m/q के। वेलोसिटी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास और चार्ज के रेशियो के। ऐसे इसकी हम बात करते हैं किसी टाइम की, टाइम पीरियड। तो t होता है कितना, 2πm/qb। 2π कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, m/q। तो रेडियस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m/q के, और टाइम पीरियड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m/q के। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम, अगर मोमेंटम सेम है मतलब p की वैल्यू क्या है, सेम। r होता है कितना, p/qb। अगर p सेम है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/q के। ऐसे टाइम पीरियड की बात करते हैं, t होता है कितना, 2πm/qb। t इक्वल टू 2πm/qb। तो यहां से देखेंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m/q के। ठीक है ना। तो जब मोमेंटम सेम रहेगा उस कंडीशन में रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/q के, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m/q के। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, आपको समझनी है मैं किस तरह से चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक, तो इस टाइम पे हम रेडियस को क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर का फॉर्मूला कितना, रूट के अंदर 2mk/qb। 2mk/qb। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है, यस, ये सेम है, 2 सेम है, b सेम है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m/q के।
और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो t इक्वल टू 2πm/q_b है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m/q_b। ठीक, आगे देखो ऐसे फोर्थ वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ऑल चार्ज पार्टिकल आर एक्सलेटेड विथ सेम पोटेंशियल। किससे? सेम पोटेंशियल से। ऑल चार्ज पार्टिकल्स मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल सारे सेम पोटेंशियल, अगर इनको क्या किया, एक्सलेट किया है, तो सेम पोटेंशियल के फॉर्म में आर होता है कितना, रूट के अंदर 2mv/q_b²। यहाँ से r हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर कितना, v। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर v हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे हम बात करेंगे इसकी t की, t हो जाएगा 2πm/q_b, तो t हो जाएगा कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/q_b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को नोटबुक में कॉपी कर लेना, क्योंकि बाद में कैमरा यहाँ से हट जाएगा तो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सेम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, ठीक है ना। सच दैट देयर वेलोसिटीज आर कॉन्स्टेंट, फर्स्ट में इनकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट दिया है, सेकंड में देयर मोमेंटम्स आर कॉन्स्टेंट, थर्ड में देयर काइनेटिक एनर्जीज आर कॉन्स्टेंट सेम, और फोर्थ में दिया दे आर एक्सलेटेड विद सेम पोटेंशियल। तो पहले वाले में रेडियस वेलोसिटी सेम थी, दूसरे वाले में मोमेंटम सेम है, थर्ड वाले में इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, और फोर्थ वाले में जितने पोटेंशियल से इनको एक्सलेट किया है वो पोटेंशियल सेम है। तो मैंने निकालना है फाइंड आउट रेशियो ऑफ ए रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, और बी दिया है देयर टाइम पीरियड। उनका टाइम पीरियड निकालना है, रेडियस सर्कुलर पाथ की रेडियस के बारे में बात करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को कॉपी कर लो, आगे सॉल्यूशन। वैसे अभी जो आपको पहले कराया था उससे अगर आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। सॉल्यूशन कराते हैं, सॉल्व। पहली बात, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, सेम है। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, सेम है। और फर्स्ट वाले में दिया हुआ है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक प्रोटॉन दिया है, एक न्यूट्रॉन दिया है, और क्या अल्फा पार्टिकल दिया है। एक प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, m मान लेते हैं, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या ले लिया हमने, प्लस ई ले लिया। ये तो प्रोटॉन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन में कितना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में क्या, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो इस पर मास कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर 2m, और चार्ज न्यूट्रॉन पर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर चार्ज होगा एक प्रोटॉन के बराबर। भाई देखो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर ही चार्ज होता है, चार्ज तो ई के इक्वल हो गया, और दोनों पर एक एक मास होता था, 2m इस पर क्या हो गया, मास हो गया। ऐसे हम बात करेंगे इसकी अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल में कितना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसको क्या हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं। भाई हीलियम के न्यूक्लियस में से 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो इसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन बचेंगे, 2 क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज की बात, मास की बात करें तो मास 2 प्रोटॉन के मास के बराबर, 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर, मतलब 4m इस पर क्या हो गया, मास हो गया। चार्ज की बात करेंगे अल्फा पार्टिकल पर तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर ई चार्ज, तो 2 प्रोटॉन पर कितना, 2e चार्ज। पहली बात ये अल्फा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन ये तीनों इसी क्वेश्चन में नहीं, सब जगह सेम रहेंगे, इसलिए इनको नोट करके कहीं पे इस तरह से लिख लो कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आए तो ये चीज़ें सेम रहेंगी, मास भी इतना ही रहेगा और चार्ज भी इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। पहले में क्या था, वेलोसिटी आर सेम, वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी के लिए हम रेडियस क्या कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू mv/q_b। वेलोसिटी सेम है और b सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m/q के, और t होता है कितना,
2πm/qb, तो TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m/q के। R और m दोनों ही m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम यहां से निकालें R प्रोटॉन रेशियो R ड्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन रेशियो मास ऑन न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन रेशियो मास ऑन अल्फा अपॉन चार्ज ऑन अल्फा, ये रेशियो आएगा। ये इसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो RP RD R अल्फा कितना? मास प्रोटॉन अपॉन मास चार्ज प्रोटॉन रेशियो मास न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज न्यूट्रॉन रेशियो मास अल्फा अपॉन चार्ज अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। MP कितना दिया है? m/e। ये कितना दिया है? 2m/e। और ये कितना दिया हुआ है? 4m/2e। me और me रेशियो में कॉमन लेके काट देते हैं इनको, तो ये बचेगा कितना? 1:2:4/2 कितना जाएगा? 2। तो RP RD और R अल्फा इसका रेशियो निकल गया 1:2:2। मतलब प्रोटॉन की जो रेडियस है उससे डबल न्यूट्रॉन की होगी और प्रोटॉन की रेडियस से डबल किसकी होगी? अल्फा की होगी। न्यूट्रॉन और अल्फा की रेडियस क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है ना। ऐसे अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, TP रेशियो TD रेशियो T अल्फा, तो देखो रेडियस और टाइम पीरियड दोनों ही m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सेम कैलकुलेशन आएगी तो आंसर भी सेम आएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा कितना? 1:2:2। ठीक है, सेकंड पोर्शन पर चलते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है? देयर मोमेंटम आर सेम। मोमेंटम क्या है? सेम है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम सबके लिए दे रखा था। यहां से R की बात करेंगे तो R कितना हो जाएगा? P/QB। मोमेंटम सेम है, B सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q। और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T तो कितना है? 2πm/QB। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई क्या? m/q के रहने वाला है। ठीक है, यहां से अगर बात करें R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा, R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा, ये अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/e रेशियो 1/ न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना? E रेशियो 1/ कितना? 2e। ठीक है ना। इस पूरे तीनों में 2e से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2e/e कितना बचेगा? 2। 2e/e कितना बचेगा? 2। 2e/2e कितना हो जाएगा? 1। तो 2:1:1 हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो T इसमें भी कितना? m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो TP रेशियो TD रेशियो T अल्फा, ये वही 1:2:2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी यही निकल के आया था, क्योंकि टाइम पीरियड किसके? m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इसमें भी टाइम पीरियड m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड के रेशियो तो सेम ही आएंगे, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे मोमेंटम कांस्टेंट हो। थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। थर्ड में दिया हुआ क्या? इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो R कितना? रूट के अंदर 2mk/QB। काइनेटिक एनर्जी R हो जाएगा रूट के अंदर 2mk/QB, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट के अंदर m/q के। यहां से लिखेंगे R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा। R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा, ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कितना? रूट के अंदर m, चार्ज कितना? E रेशियो न्यूट्रॉन का मास कितना? रूट के अंदर 2m/ कितना? E, और अल्फा पे कितना? रूट के अंदर 4m/ कितना? 2e। तो ये कितना? अगर रूट के अंदर m/e को काट दें तो ये बचेगा
रेशियो √2 रेशियो 2 से √4 कट जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा 1। तो इनका रेशियो आएगा 1:√2 रेशियो 1। तो ये थर्ड वाले का आ गया। अच्छा टी की बात करेंगे तो टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू m/q के। ये तो सारे क्वेश्चन में सेम ही रहने वाला है, चाहे काइनेटिक एनर्जी सेम हो, टी तो 2πm/q भी होता है, तो ये तो m/q के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से टी पी रेशियो टी डी रेशियो टी अल्फा क्या निकल के आने वाला है, सबको पता है 1:2 रेशियो 2, 1:2 रेशियो 2 ही आने वाला है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, देयर काइनेटिक एनर्जीज आर सेम। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है दे आर एक्सलेटेड विद सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, V क्या है, सेम। तो यहाँ से R का क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रूट के अंदर 2mv/q कैपिटल V, ठीक है ना। तो यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट के अंदर v/q के, नहीं v तो सेम है, ये हो जाएगा कितना m, रूट के अंदर m/q के। ध्यान से देखो ये v सेम है और b सेम है, 2b सबके लिए सेम ही रहेगा, तो रूट के अंदर m/q हो गया। यहाँ पे देखें अगर r की बात करें तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब m/q था तो रेशियो 1:2 रेशियो 2 आया था, तो इसका कितना 1:√2 रेशियो √2 हो जाएगा। या फिर इसको कर लेते हैं आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा। इसकी बात करेंगे तो ये कितना रूट के अंदर m/e रेशियो रूट के अंदर 2m/e रेशियो रूट के अंदर अल्फा पे मास कितना होता है 4m/ कितना 2e, ठीक है ना। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स बचेगा, तो कितना आएगा ये 1:√2 रेशियो √2। और टाइम पीरियड का आपको पता ही है, टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, m/q के। तो टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर भी क्या आएगा 1:2 रेशियो 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है क्या, साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 11th क्लास में, जब केमिस्ट्री पढ़ते थे उस टाइम पर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उसमें बोलते हैं किसी गोल्ड की फॉइल होती है, बहुत पतली फॉइल होती है, उस थिन फॉइल पर अल्फा रे को क्या बम्बार्ड कराते हैं। तो बम्बार्ड कराते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब उन अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया था। ऐसे ही ये साइक्लोट्रॉन भी क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कराती है, एक्सेलरेट। नेगेटिव को नहीं कराएगी, केवल किसको कराएगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराती है। तो पहली बार समझ में आ गई इसकी, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम है या वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो उसको एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा। और एक्सेलेरेशन कौन कराता है, साइक्लोट्रॉन। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आता है क्या, कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। आगे दिया है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, इट मूव्स इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट मूव्स इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब लाइन का क्या मतलब है कि ये किस प्रिंसिपल बेस है, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी दी जाती है तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। ऐसा हमने पढ़ा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज हमने पढ़ी थी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ व्हेन इट मूव्स इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है ना। टू मेटेलिक डीज आर प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड
विच आर कनेक्टेड बाई ऑसिलेटर या फिर एसी सोर्स। यहां से हम क्या बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से बना होता है। इसके अंदर दो डीज होती हैं। तो देखो डीज को हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे स्पेरिकल कोई बाउल है, कटोरी होती है ना, इस तरह के हम डीज मान लेते हैं और दो डीज होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, इनके बीच में गैप दिया हुआ है और इस तरह के डीज है, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से बाउल टाइप के दो डीज यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है टू मेटेलिक डीज आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर, जहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होता है। विच आर कनेक्टेड बाई ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मतलब एसी सोर्स। अब तक आपने डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा होगा या आपने अभी डीसी सोर्स या एसी सोर्स ही नहीं पढ़ा, आपने केवल सिंपल पढ़ा बैटरी। ये जो बैटरी होती है, ये बैटरी होती है डीसी सोर्स। डीसी सोर्स को बोलते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स। डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट सोर्स, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ये रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल फिक्स है और यहाँ से करंट इधर ही फ्लो होगी, ये भी फिक्स है। ये हमेशा हाइयर टर्मिनल है, ये लोअर टर्मिनल है। इसको अगर हम ए बोलें, इसको हम बी बोलें, तो ए वाला हाइयर टर्मिनल है किससे, बी से, ये फिक्स रहता है। और करंट इसमें ए टू बी या इसको सी या डी मान लेते हैं, सी से लेके डी की तरफ ही फ्लो हो रही है। लेकिन डीसी सोर्स में ऐसा होता है, लेकिन एसी सोर्स में इस टाइप का नहीं होता। एसी सोर्स में क्या होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जैसे कोई क्या है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मतलब दो पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या कर रहा है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर उसकी पोलैरिटी चेंज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसी सोर्स। ठीक है, समझेंगे कैसे। मानते हैं क्या रेजिस्टेंस है और इसके अंदर इस टाइप का एक सोर्स लगा दिया, ये भी इस तरह से, जैसे बैटरी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है, ऐसे ये भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, मैं पहले इधर समझा देता हूं इसको। यहां पर मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस आर है, इस पर क्या एसी सोर्स लगा हुआ, ये क्या है, एसी सोर्स। ठीक है ना, ये क्या लगा हुआ, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स क्या करता है, पोलैरिटी चेंज करता है। पहले माने थे इधर पॉजिटिव था, इधर क्या था, नेगेटिव, तो इसके अंदर से करंट ऐसे फ्लो होगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब इस बार इधर से करंट फ्लो होगी। एक बार इस रेजिस्टेंस में ऐसे करंट फ्लो होती है और एक बार करंट ऐसे फ्लो होती है, फिर ऐसे करंट फ्लो होगी, फिर ऐसे करंट फ्लो होगी। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। करंट पीक पर गया, फिर जीरो पे आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। और डायरेक्शन चेंज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है, ये जो बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट इज एसी सोर्स। ये क्या है, एसी सोर्स है। इसके अंदर भी क्या टर्मिनल चेंज होते रहते हैं। एसी पर क्या कहते हैं, एक अलग से चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। मैग्नेटिज्म के बाद आपका आएगा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ ही साथ आप क्या पढ़ेंगे, एसी। उसको अलग चैप्टर मान लें, उसी के साथ मान लें। उसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें एसी सोर्स में ये मान के चलना है कि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पहले ये पॉजिटिव या नेगेटिव, थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितना, ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। 50 साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अगर इसकी मैं करंट के लिए मैं ग्राफ बनाऊं, इसके लिए इसके अगर करंट का ग्राफ बनाऊं, तो देखो करंट का इस तरह से ग्राफ मान लेते हैं। ये टाइम है, ये करंट कितना आई है, तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। इसमें करंट कांस्टेंट नहीं है। हमने V इक्वल टू आई आर पढ़ा था ना, यहां से I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर।
इसमें पोलैट V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पहले पीक पर जाता है, फिर घटते घटते जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो करंट भी पहले बढ़ती है, फिर पीक पर जाती है, फिर घटती है, फिर जीरो पर जाती है, फिर नेगेटिव में चली जाती है। यहां से ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एक बार पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हो गया। इसमें एक साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है? 50। क्योंकि हमारे घर में जो एसी सोर्स आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज है। तो एक सेकंड में 50 बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब 50 बार क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वन साइकिल। ठीक है ना? मतलब कि इसकी 100 बार पोलैरिटी चेंज हो जाती है। एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पहले जीरो से क्या पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हो गई। अगले बार में फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अगले साइकिल में देखेंगे तो इस साइकिल में क्या पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है? तो 50 हर्ट्ज में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में 50 साइकिल होंगी, मतलब 100 बार इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये तो अपने इंडिया की बात है। इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यूएसए में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी? 60 हर्ट्ज पे काम होता है। वहाँ की जितनी भी एसी डिवाइसेस बनती हैं वो 60 हर्ट्ज के हिसाब से बनती हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में जितनी बनती है वो कितनी? 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनती है। आप कोई भी मोबाइल का चार्जर देखेंगे, उसके एसी सोर्स लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ एसी सोर्स 200 से 230 वोल्ट या 150 से 230 वोल्ट। मतलब उसके अंदर कितना वोल्टेज देना है? 150 से लेकर 230 तक वोल्टेज को भी दे दें और उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज। मतलब जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना? यहाँ तक पहुँच के मतलब कि अभी हमने केवल ये चीज़ सीखी कि ये जो एसी सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होती है और उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है? इसको हम क्या ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इज टू बी केप्ट इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई भी चार्ज पार्टिकल का मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड होता है टी चार्ज। चार्ज का टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो ऑसिलेटर है या एसी सोर्स है उसका भी टाइम पीरियड इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? क्या लिखा था? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इज टू बी केप्ट इक्वल, इक्वल होना चाहिए टू द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका टाइम पीरियड और ऑसिलेटर का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम कम ज़्यादा भी कर देते हैं। ऑसिलेटर के अंदर फंक्शन होता है जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके इस तरह से मैच करते हैं कि इसकी वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी के इक्वल आ जाए। ठीक है? यहाँ पे हमने क्या बना दिया? ये डीस बना दिया। ये डी शेप में है ना, ये भी डी शेप में, ये भी डी, 2 डी शेप होती हैं, उसको हमने क्या डीस मान लिया। ये साइन किसका? एसी सोर्स का है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या? एसी सोर्स। जरूरी नहीं है 50 हर्ट्ज हो। ऑसिलेटर की अगर मान लो 60 या 70 आ रहा है या 100 आ रहा है, 500 आ रहा है, ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू कितनी? 500 आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम कितना? 500 करेंगे। ऑसिलेटर ऐसा लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 500 हो। ये अगर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, क्या है? साउथ पोल। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। ऐसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, पॉजिटिव से चार्ज निकलता है और नेगेटिव पर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पर पहुंचती हैं। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में ये चीज़ बताई जाएगी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फाइल्स निकलती हैं और साउथ पर पहुंचती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एग्जिट एट साउथ पोल। ये लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और डीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस डायग्राम में हमें देखने से नहीं पता चल रहा
लेकिन डायग्राम में ऐसा मान के ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है और डीस ऐसे है। डीस कैसे? इस तरह से, नॉर्थ ऊपर नीचे साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और डीस इस तरह से है। डीस इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में हमें परपेंडिकुलर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम डायरेक्शन क्या बनाते हैं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा डायग्राम बनाने के लिए हमने ये क्या बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने क्या बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हम डीस बना लेते हैं। इस तरह से क्या बना लिया हमने, डीस बना लिया। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आए। कैसा? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से क्या बनाते हैं हम, डीस बना लेते हैं। और इस डीस को एसी सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये जो यहाँ बनाया हुआ है जिसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने इधर डायग्राम बना दिया। इस डीस को मानते हम कितना, D1। इस डीस को मानते हम कितना, D2। डीस समझ में आ रहा होगा। होलो क्या है, स्पेरिकल है, होलो स्पेरिकल डीस है। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, वर्किंग। अब साइक्लोट्रॉन की वर्किंग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग के लिए द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी एक्सलेटेड इज रिलीज एट रेस्ट बिटवीन द डीस। डीस के बीच में अगर देखें यहां पर, डीस के बीच में मान लेते कितना, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, या यहां ना लेके बिल्कुल इसके मिड में ले लेते हैं, यहां पर इस पर कितना, प्लस के क्यू चार्ज डीस के मिड में रखा हुआ है। जैसे ही इस एसी सोर्स में, इस एसी सोर्स का वोल्टेज कितना V है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, D1 क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, D2 क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, मतलब D1 से किधर होंगी, D2 की तरफ। या बोले D1 हायर पोटेंशियल पर है, D2 क्या है, लोअर पोटेंशियल पर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें ये चीज बताई गई थी, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस का है तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा और नेगेटिव वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर, इस डायरेक्शन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसकी वजह से ये इधर चलने लगता है। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ऐसे चलेगा तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये इधर किसी वेलोसिटी से गया और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस पर एक लॉरेंज फोर्स लगने लगेगा। और लॉरेंज फोर्स लगने लगेगा तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पर मूव करते 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 इसने आधा साइकिल कवर कर लिया। क्या कर लिया, आधा साइकिल इसने कवर कर लिया। एसी सोर्स को अगर हम इस तरह से बनाएं तो इधर कितना V ले लेते हैं, इधर क्या लेते हैं T। और क्या इस तरह से इसका होता है, ये इसकी क्या एक टाइम पीरियड है T, एक टाइम पीरियड का आधा टाइम पीरियड यहां पर। जितनी देर में ये आवेश पॉजिटिव चार्ज आधी साइकिल कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में ये V वाले की आधी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसके टर्मिनल चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या नीचे की डायरेक्शन में चलने लगता है। आ रही बात समझ में, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जितनी देर में इसने आधी साइकिल कंप्लीट की उतनी ही देर में इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब इस टाइम पर D1 क्या हो गया, नेगेटिव, और D2 क्या हो गया, पॉजिटिव। D1 क्या हो गया, नेगेटिव, D2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये D2 पॉजिटिव हो गया और प्लस वाला D2 में है तो D2 इस पर रिपल्सन लगाएगा और D1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि D1 इस टाइम नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा और पॉजिटिव वाला इसको क्या पुश करेगा। तो क्या होगा, फिर से ये आधी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, आधी साइकिल ऐसे कंप्लीट हो गई। कई लोगों को ये लग रहा है सर यहाँ पे रेडियस तो कम थी, यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ये रेडियस कैसे इंक्रीज हो गई। पहले इसको देखते हैं। देखो R होता है कितना, mv अपॉन क्यूबी। R कितना होता है, mv अपॉन क्यूबी, ठीक है ना। ये मान लेते हैं D1 से जब D2 पर गया था, पहले इनिशियली क्या था, D1 क्या था, पॉजिटिव था और D2 क्या था, नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हुआ v वोल्ट से फ्रॉम D1 टू D2, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले कोई रेडियस नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ रेडियस आई। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, D2 पॉजिटिवली चार्ज हो गया और D1 क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस बार ये D2 से D1 पर आया, तो फिर इसका V पोटेंशियल से एक्सीलरेट हुआ चार्ज। भाई इस पे कितना है, पॉजिटिवली चार्ज, D1 पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो फिर V वोल्ट से दोबारा से एक्सीलरेट हुआ। तो दोबारा से एक्सीलरेट हुआ, तो एक्सीलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो इसकी रेडियस से दोबारा से इंक्रीज हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा, एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद फिर इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या, नेगेटिव चार्ज। ऐसा होता रहेगा क्योंकि क्या अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं। तो अब D1 दोबारा से पॉजिटिवली चार्ज हो गया और D2 क्या क्या, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो फिर ये D1 से D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव इसको क्या रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से करते करते फिर क्या होगा, इस तरह से आधा सर्किल घूम के जैसे ही यहाँ पर आ पाएगा, तब तक ये D2 नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फिर इधर एक्सीलरेट होगा। अब इधर यहाँ से आधा साइकिल कंप्लीट हुआ तो इधर एक्सीलरेट होगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाती है। फिर यहाँ से आधा घुमा तो इधर एक्सीलरेट हो जाएगा। तो इस तरह से घूमता जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब D1 पॉजिटिव होता है तो D2 की तरफ एक्सीलरेट होता है, और फिर आधा साइकिल जब D2 के अंदर आधी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, फिर D2 पॉजिटिव हो जाता है, D1 नेगेटिव होता है, तो D2 से D1 की तरफ एक्सीलरेट होता है। बार बार अगर एक्सीलरेट हो रहा है D1 टू D2 फिर D2 टू D1, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज होती जा रही है। तो बार बार एक्सीलरेट होता रहेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा, और रेडियस इंक्रीज होता होता क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से इसकी रेडियस, किसकी, जो सर्कुलर पाथ में चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसकी रेडियस और डीज की रेडियस जैसे ही इक्वल हो जाएगी, उस टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर हम एक विंडो बना देते हैं। उस विंडो से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। एक बार यहाँ से जब बाहर निकल गया तो इनके इफेक्ट से बाहर चला जाएगा, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता जाता है। जैसे मान के चलो पत्थर था, पत्थर को हम ऐसे घुमा रहे रस्सी से बांध के, रस्सी टूट जाए तो पत्थर सीधा चला जाने लग जाता है। ऐसे ही इस D1 D2 से बाहर जैसे ही निकल गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो D1 D2 तक यही, तो कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो बाहर चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी को हमें पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी एक्सीलरेटेड इज रिलीज एट रेस्ट बिटवीन द डीज। डी से इसको रिलीज किया किससे, रेस्ट से। तो उस टाइम पर D1 पॉजिटिव था, D2 क्या था, नेगेटिव, तो D1 से D2 की तरफ जाएगा। आगे दिया हुआ है दिस टाइम लेट से D1 इज पॉजिटिव, D2 इज नेगेटिव। इस टाइम पर D1 पॉजिटिव है, D2 क्या है, नेगेटिव है। सो चार्ज विल एक्सीलरेट फ्रॉम D1 टू D2। इस टाइम पर D1 क्या है, पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, तो चार्ज D1 से D2 की तरफ एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेट होगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। सो इट हैज सम वेलोसिटी, सो चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन D2। जब वेलोसिटी आ गई, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कुलर पाथ मूव करने लगेगा। किसके अंदर करने का, D1 से तो एक्सीलरेट हो गया D2 की तरफ, तो D2 के अंदर क्या करने लगा, सर्कुलर मोशन करने लगा, ठीक है ना।
चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इट्स सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ मतलब आधा सर्किल जैसे ही कंप्लीट किया तब तक पोलैरिटी चेंज हो गई। अब D2 पॉजिटिव हो गया, D1 नेगेटिव हो गया, एंड कम्स बैक बिटवीन द डीज। जब आधा कंप्लीट कर लिया यहां से ही तो बीच डीज के बीच में आ गया, डीज के बीच में आ गया। comes back between the D's. The polarity of D's changed and charged particle again accelerate. पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो D2 पॉजिटिव D1 नेगेटिव, तो फिर अगेन एक्सीलेट होगा, ठीक है ना, फ्रॉम D2 टू D1 ड्यूरिंग एक्सीलेशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एज वेल एज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑल्सो इंक्रीज। तो जब एक्सीलेट हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज तो इसकी रेडियस भी इंक्रीज होती जाती है, तो ये घूमता जाता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है और रेडियस भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। आगे दिया एज सून चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इन सेमी सर्किल इन D1 पोलैरिटी ऑफ D अगेन चेंज। जब D1 में सेमी सर्किल कर लेता है तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो फिर एक्सीलेट होगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन and charge particle continuously accelerate twice in each circular path and its radius as well as velocity continuously increase twice in each circular path। इसमें क्या बोला गया है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में क्या D1 से D2 की तरफ आया और D2 से D1 की तरफ आया। जब एक साइकिल कंप्लीट यहाँ पर D1 से D2 पे गया और फिर यहाँ पर D2 से D1 गया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में दो बार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और दो बार इसकी रेडियस इंक्रीज होती है, क्योंकि दो बार एक्सीलेट हो जाएगा D1 टू D2 और D2 टू D1। एक साइकिल कंप्लीट करने में दो बार एक्सीलेट होता है, इसलिए इसमें क्या बोला गया है कि दिस प्रोसेस गोज ऑन and charge particle continuously accelerate twice in each circular path। एक each circular path मतलब एक circular path में दो बार एक्सीलेट होता है, and its radius as well as velocity continuously increase। इसकी वेलोसिटी और इसकी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है ट्वाइस इन ईच सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में दो बार इंक्रीज हो जाती है। व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ charged particle becomes equal to radius of D's, it becomes out from D's with high velocity। जब तक इसकी रेडियस इसकी D's की इक्वल होती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो तब तक हाई वेलोसिटी हो जाती है, तो ये D's की विंडो से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी क्या हुई, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग कंप्लीट। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब किसमें, वर्किंग के अंदर ही। बाकी कंस्ट्रक्शन भी पता होना चाहिए, जब तक कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा किस टाइप के डीस हैं, किस टाइप का हमें कनेक्शन किया हुआ है, तब तक वर्किंग भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ाते हैं हम क्या, साइक्लोट्रॉन में कुछ आगे भी पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करते चलते हैं।